नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे हमारे प्यारे मित्रों। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी ट्री पर। मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा और रीजनिंग। मैथ्स को एकदम बेहतर और आसान तरीके से सिखाने की कोशिश की जाएगी यहाँ पर। उससे पहले हम लोग कंपटीशन एग्जाम में मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। फिर एकदम स्टार्टिंग से उसको हम समझते चलेंगे। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास की पहली शुरुआत करते हैं कुछ चंद लाइनों के साथ। ऐसे ही कुछ हमारा जीवन भी चल रहा है। ठीक है, जैसे क्या लिखा हुआ है कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। कुछ ऐसे ही हमें भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार मेहनत करते रहने। बीच बीच में आपको लगेगा कि नहीं यहां से छोड़ दिया जाए, गिव अप कर दिया जाए, लेकिन गिव अप नहीं करना है। कभी कभी मेरे मन में भी ऐसे ख्याल आते हैं बस बहुत हो गया, यहीं से जिंदगी खत्म कर दी जाए, लेकिन नहीं, लगातार आप लगे रहिए और एकदम मान के चलिए कि सफलता आपको मिलेगी जरूर। ठीक, आगामी भर्तियां बहुत सारी हैं जो एनटीपीसी वगैरह में लगे हुए हैं। उनको पता है कि रेलवे ने अपना कैलेंडर भी जारी कर दिया अगले साल का। इस साल भी एनटीपीसी होगी, अगले साल भी एनटीपीसी की भर्ती आएंगी, लोको पायलट भी आएगी, टेक्नीशियन भी आएंगी। तो उसी के रिगार्डिंग अगर आप एक बार लग गए तो फिर कंटिन्यूअसली उसी पर लगे रहिए। ठीक है, इसमें कूदना नहीं है। कुछ लड़के क्या करते हैं, सीजीएल की तैयारी करते हैं फिर जंप करके उधर चले जाते हैं। तो जो लगो उसी को पकड़ लो, फिर लगातार उसी में मेहनत करते रहो। ठीक है, जब तक आप में दम है लगातार करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे लिए कौन से टॉपिक ऐसे हैं मैथ के जो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं किसी भी एग्जाम में अपने सिलेक्शन के नजदीक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो देखिए ये रहा आपका मैथ का सिलेबस। ठीक है, जो ग्रीन में है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं हर एग्जाम के लिए। कोई भी एग्जाम आप दें, रेलवे, यूपीपी, बिहार के जो एग्जाम होते हैं, एमपी में जो एग्जाम होते हैं, राजस्थान में जो होते हैं, टेट होता है, यूपी टेट, सुपर टेट, और एक अभी जो लेटेस्ट एग्जाम स्टार्ट हुए हैं, उनके सब के लिए ये वाले जो टॉपिक हैं आपके, ये सारे के सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, ये इतने टॉपिक। और एक साइड में अगर आप देखें तो ये जो मिश्रण बना हुआ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हर एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हमें इन टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, बाकी तो पढ़ना इनको भी है, नंबर सिस्टम है, वर्गमूल, घनमूल है, क्योंकि इन्हीं से शुरुआत होती है हमारी। जब ये आएंगे तभी हम यहां पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम से हमें कैलकुलेशन कैसे होगा, कैसे पता चले कौन सी संख्या किससे कटेगी, इस तरह से हमें बहुत सारी चीजें यहां से सीखने को मिलेंगी। ठीक, वर्गमूल, घनमूल भी हमें आना चाहिए, क्योंकि आगे आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, रूट निकालना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। घातांक करणी वही घनमूल, वर्गमूल वही चीज है, करणी। भिन्न आपको पता ही है, फ्रैक्शन 2/3, 4/3 ऐसे जो लिखे जाते हैं। सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, ओ का भाग योग, ये बॉडमास रूल जिसको कहते हैं। यूपीपी रेलवे वगैरह में इससे बहुत आसान से क्वेश्चन आ जाते हैं। गलतियां जहां होती हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, खासकर कोष्ठक में गलतियां हो जाती हैं। एक कोष्ठक आप करते हैं बार कोष्ठक या रेखा कोष्ठक जिसको कहते हैं, लाइन कोष्ठक, वहीं से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्योंकि लाइन कोष्ठक पे हम लोग फोकस नहीं कर पाते हैं। उसके बाद एचसीएफ एलसीएम इंपॉर्टेंस है, एक दो क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में मिल जाएंगे। आयु संबंधी प्रश्न, ये रीजनिंग का भी टॉपिक है, तो चाहे रीजनिंग में पढ़ेंगे या फिर मैथ में पढ़ लेंगे। अनुपात समानुपात, ये भी आपको पता है, बहुत आसान सा होता है। इससे ये फायदा हो कि ये वाले कई सारे क्वेश्चन जो आपके ग्रीन में लिखे हुए हैं टॉपिक, यहां से आसान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ बड़ी वैल्यू होती है और रेशियो का मतलब होता है कि डिवाइड करके अनुपात को छोटा बना लेना, तो वहां से क्वेश्चन लग जाते हैं। पार्टनरशिप, साझा, पूरा अनुपात पर ही डिपेंड होता है। ये जो है ये और ये दोनों आपस में रिलेट ही करेंगे, अनुपात समानुपात आ गया, साझा अपने आप आ जाएगा। कुछ जोड़ना होगा, कुछ घटाना होगा, गुणा भाग यही साझा में है। कार्य और समय, ये इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चन मिलते हैं। 15 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में किए तो कितने आदमी उसको 25 दिन में करेंगे, है ना। या ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर रहे हैं, बी और सी मिलकर 40 दिन में कर रहे हैं, तो ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन। नल टंकी, अगर आपको ये आ गया तो ये अपने आप आ जाए, क्योंकि ये दोनों सेम है, एक जैसे।
जो प्रक्रिया कार्य समय में करनी है, कुछ वैसे ही कॉन्सेप्ट नल और टंकी के होते हैं। ठीक है, पाइपलाइन सिस्टम जिसको बोलते हैं, चाल समय दूरी, रेलगाड़ी और नाव धारा, ये तीनों जो टॉपिक हैं आपके, ये एक जैसे होते हैं क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट सेम वही हैं जो आपके चाल समय दूरी के होंगे, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे होते हैं। बस फर्क होता है कि इसमें चेंज करना पड़ता है, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड, हाँ मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में। उसी तरह नाव धारा है, मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर। इन दोनों में बस ये होता है कि आपको सापेक्ष चाल पे ध्यान देना पड़ता है। सापेक्ष चाल मतलब एक इधर से आ रहा है, एक उधर से आ रहा है, समान दिशा में या अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको आप यहां ध्यान देंगे। औसत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि एवरेज से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं। प्रतिशत, ये तो समझ लो कि मैथ का आधार यहीं से शुरू कर दो ये वाले क्वेश्चन आने के लिए, क्योंकि आजकल जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं औसत भी आ रहा है तो उसमें प्रतिशत घुस जा रहा है, प्रतिशत को उसमें लगा दे रहे हैं कि किसी कक्षा का औसत प्रतिशत इतना है, छात्रों का औसत इतना है, तो उस टाइप में। लाभ और बट्टा परसेंटेज पे डिपेंड है, सीआई और एसआई यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज भी हमारा परसेंटेज पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर आपको ये इतने टॉपिक जो हैं ये वाले ये अच्छे से आ गए तो हमारी मैथ का 70 से 80% अपने आप कवर हो जाता है, क्योंकि इधर के टॉपिक बहुत आसान होते हैं और यहां से क्वेश्चन भी अब कम आते हैं। पहले था जब यहां से क्वेश्चन बहुत आते थे और इधर से नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन आपको पता है कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, वैकेंसी कम आ रही है, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हो रहे हैं, तो हमें इन क्वेश्चन पे बहुत फोकस करना है क्योंकि ये तो आप लगा लेंगे, लेकिन इन वाले पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। इन पर भी ध्यान देने, पता चले छूट ही जाए या आ ही नहीं रहा है, लेकिन इस पे आसान से क्वेश्चन बनते हैं, यहां से थोड़ा सा टफ बन जाते हैं कभी कभी, लेकिन आप लगाएंगे, गारंटी हमारी है कि मैं ऐसा बताऊंगा कि हर क्वेश्चन आप लगा लेंगे। ठीक, अगर कोशिश करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप पढ़े ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, वही हाल यहाँ पे है। अगर आप कोशिश किए तो मैथ आ जाएगी, खासकर लड़कियां, इनको लगता है कि मैथ बहुत कठिन है। ठीक है, कुछ लड़कों को भी लगता है। वो किसी बहुत अच्छे गुरुजी ने मेरे थे, उन्होंने बताया था कि मैथ जो है बहुत हसीन सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हसीना समझ के ही पढ़ लेना, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट होता है मैथ, एकदम मस्त लाजवाब। अगर आने लगा तो बहुत दिल करता है कि मैथ पढ़े। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग अब आज स्टार्टिंग से जो पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति, जिसको हिंदी में कहते हैं। तो यहीं से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, आज एक दो टॉपिक करते हैं, फिर अगले दिन करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग नंबर सिस्टम से। ठीक, और देखते हैं अपना नंबर सिस्टम। चलो, तो आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अपना पहला टॉपिक, नंबर सिस्टम। ठीक है, जो मैथ का एकदम शुरुआती टॉपिक है, यहां से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी जिससे हम कैलकुलेशन को आसान बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम लोग संख्याओं के बारे में जानेंगे, जिसका उपयोग हम लोग औसत में बहुत करते हैं। ठीक है, इसका उपयोग कहां पे होगा? औसत में। ठीक, कौन कौन सी संख्याएं हैं और उनसे कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आपको बाद में मिल जाएगी, उसको आप एक बार रिवाइज करें, वीडियो देखें, रिवाइज करें, ये टॉपिक आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। उम्मीद रहेगी कि कोई क्वेश्चन इससे बाहर ना आता है। ठीक, बाहर ना आने का मतलब हम सोच सकता है मैं 5 बोलूं, एग्जाम में 6 लिख दे, मैं कहूं 10 संख्याओं का औसत, एग्जाम में 15 बोल दे, बस इतना ही चेंज होता है। कहने का मतलब एज इट इज नहीं आएगा, लेकिन उस तरह का ही क्वेश्चन आएगा नंबर सिस्टम से। तो आगे देखो, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संख्याएं कौन कौन सी हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संख्याओं के प्रकार पर। ठीक, संख्याएं हम लोग देखते हैं, नंबर्स देखते हैं। तो जो एग्जाम में आते हैं ज्यादातर उन्हीं को डिस्कस किया जाए, बिना मतलब की संख्याएं पढ़ने से कोई फायदा है नहीं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसका सबसे पहले और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके बनते हैं परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, इंग्लिश में रैशनल और
इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है, परिमेय या अपरिमेय संख्याएं। अब इसमें से किसी एक को ध्यान से पढ़ना है तो दूसरा अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। कुछ उस प्रकार से जैसे फिजिक्स में आप पढ़ते हैं सदिश और अदिश, ठीक, तो वहां पे एक याद कर लो तो दूसरे की पहचान अपने आप हो जाती है। तो हम लोग परिमेय को ना पढ़कर अपरिमेय को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ज्यादातर अपरिमेय से ही बनता है, ठीक। तो अपरिमेय में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं ये हम लोग देख रहे हैं, ठीक। कौन कौन सी संख्याएं हैं ये परिमेय, देखो अपरिमेय में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए अपरिमेय में कौन सी संख्याएं आ रही हैं। सबसे पहली संख्या आप ध्यान रखेंगे पाई। सबसे पहली संख्या क्या ध्यान रखी जाए, पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब इसी के साथ आप ध्यान रखना कि पाई में कुछ भी जुड़े कुछ भी घटे वो अपरिमेय ही रहेगा, ठीक। आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि अगर हम पाई लिखा है और पाई +1 कर दें या पाई बटा 2 कर दें तो हमारा परिमेय हो जाएगा। नहीं, अगर आप अपरिमेय संख्या में कुछ भी जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं या गुणा कर रहे हैं तो वह संख्या अपरिमेय ही रहेगी, ठीक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नोट कर लेना पाई/2, ये भी आपका अपरिमेय ही होता है। या पाई +1 कर दे, ये भी आपका अपरिमेय ही रहेगा, ठीक। तो क्या ध्यान रखना है कि पाई तो हमारा अपरिमेय है, पाई के साथ कोई भी क्रिया की जाए प्लस माइनस गुणा भाग घटाना तो वो भी कैसा रहेगा, अपरिमेय ही रहेगा, ठीक। दूसरा देखो इसमें क्या होगा, रूट के अंदर वो संख्याएं जिनको आप पूर्ण रूप से हल ना कर सकें या कहें जिनका परफेक्ट स्क्वायर ना निकाल सकें या जिनका परफेक्ट क्यूब ना निकल सके, ठीक। तो दूसरा हमारा क्या बनेगा इसमें, √2 जैसे हो गया। कुछ लोग के मन में ख्याल आएगा √2 का मान 1.414 होता है, नहीं, उसके आगे भी वो चलता जाता है। हमें पूरा मान नहीं पता, हम सिर्फ उसके नियर अबाउट वैल्यू निकाल पाते हैं, संभावित मान जिसको कहा जाता है। लिख दिया जाए √3, ये भी अपरिमेय होगा। लिख दिया जाए √2 + √3 एक साथ कर दे तब भी ये अपरिमेय ही होगा। बात क्लियर है। इस चीज को आप एकदम ध्यान रखें कि परिमेय संख्या में कुछ भी घटाओ कुछ भी जोड़ो हमेशा वह अपरिमेय ही रहेगा। उसमें कुछ बढ़ाने घटाने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मान इसका निकाल ही नहीं सकते तो उसमें चाहे जोड़ो चाहे घटाओ कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक। इसके बाद एक आप पढ़े होंगे शांत भिन्न और अशांत भिन्न, दो तरह के होते हैं। जब उसमें हम डिवाइड करते हैं तो एक जगह बनता है आवर्ती दशमलव और एक जगह आवर्ती दशमलव नहीं बनेगा। तो वही चीज आप ध्यान रखना, आवर्ती मतलब कि बार बार वही मिलने लगे, ठीक। जैसे लिखा जाए 2.10101010, देखो ये आवर्ती है, 10 मिला था 10 मिला था 10 मिला था फिर से 10 मिला, इसका मतलब लास्ट तक 101010 ही चलता जाएगा। तो ये होता है आवर्ती, ठीक है। लेकिन ये चीज जो है ये अपरिमेय में नहीं होती, ये किस में जाएगी, परिमेय में। तो यहां पर जो होगा वो आपको लिखना है। यहां पर आपको मिलेगा, यहां पे आपको मिल जाएगा जैसे लिखा 1.32171 ... ये आपका परिमेय हो जाएगा। लिख दिया जाए 2.01001001001 ... ये आपका अपरिमेय हो जाएगा, ठीक। तो हमने क्या देखा, अपरिमेय संख्याओं में पाई, पाई/2, पाई +1, √2, √3, √2 + √3, यानी ऐसे मान जिनको आप ना निकाल पाए, इसको ऐसे भी लिख दो √2 × √3, ये भी अपरिमेय होगा। भाग करके लिख दो √2/√3, वो भी अपरिमेय होगा, ठीक है। तो हमें ध्यान क्या रखना है, पाई, पाई/2, पाई +1, इस टाइप की जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी संख्याएं अपरिमेय होती हैं, ठीक। आगे इसमें देखो क्या डिस्कस करना है, जो और क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसमें। देखिए आगे अपरिमेय आप सीख गए। परिमेय में देखो कौन कौन सी संख्याएं ध्यान रखनी, ठीक है, क्योंकि परिमेय में भी कुछ ध्यान रखो, मालूम चले ये नहीं बताया, ठीक। अगर कूट में आए तो ध्यान रखना
ऐसी संख्याएं जिनको P अपान Q या Q अपान P, कुछ भी करो, P अपान Q या Q अपान P के रूप में लिखा जा सके, तो वो हमारी होती है परिमेय। तो जो नहीं लिखी जा सकेंगी वो अपरिमेय। एग्जाम्पल में देखो क्या क्या आएगा। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में आपको मिलेगा 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक चले जाओ। निगेटिव में चले जाओ, निगेटिव में भी होता है -1 -2 -3 एंड डॉट डॉट इनफाइनाइट तक चले जाओ। ठीक, अब कुछ लोग करेंगे P अपान Q है नहीं। आपको पता होना चाहिए अगर संख्या के बटे में कुछ नहीं तो हमेशा 1 होता है। ठीक, संख्या के बटे में कुछ नहीं है तो हमेशा कितना हो जाएगा 1। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 को 2 बटा 1 लिख सकते हैं। देखो P अपान Q बन गया। ठीक, 4 को 4 बटा 1 लिखा जा सकता है, -1 को -1/1 लिखा जा सकता है। तो घबराना नहीं है कि अगर ऐसा मिल गया तो हमें P अपान Q नहीं दिख रहा है। ठीक, हमेशा ध्यान रखना जो जितने भी नंबर्स हैं आपके जिनको आप पढ़ सकते हो, आसानी से लिख सकते हो, या शांत भिन्न जिसको कहते हैं। ठीक, इसी में एक एग्जांपल क्या लिख दिया जाए, जितनी भी शांत भिन्न होती हैं वो सभी परिमेय होती हैं। जितनी भी शांत भिन्न होंगी वो सारी क्या हो जाएंगी, परिमेय हो जाएंगी। ठीक, अभी हम लोग बात करेंगे कि शांत भिन्न क्या होती है। शांत अशांत 2 तरह की भिन्न होती हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे। जितने भी शांत भिन्न है वो सारी की सारी परिमेय संख्या होती है। ठीक, आगे देखो, जितने भी आवर्ती दशमलव संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी हमारी शांत भिन्न होती, शांत भिन्न भी होंगी और परिमेय संख्याएं भी होंगी। आवर्ती मतलब जैसे लिखा जाए 2.01010101 एंड डॉट इनफाइनाइट। कहने का मतलब कि रिपीट करे दशमलव के बाद। जैसे देखो 01 था, फिर 01 आया, फिर 01 आया, फिर 01 आया। उसी तरह जैसे लिख दिया जाए 1.321 एंड डॉट डॉट, ऐसे चलता जाए। जरूरी नहीं आप इनफाइनाइट लिखो, डॉट डॉट लगा दो तब भी बात वही होती है। ठीक, कोई दिक्कत है यहां तक। ये होते हैं आवर्ती भिन्न और इसी को ऐसे लिख दिया जाता है। एग्जाम में आपको ऐसे मिल सकता है 2.01 पे बार। इसको क्या लिखेंगे 1.321 के ऊपर बार। यानी जितनी संख्याएं रिपीट होती हैं उनको बार के फॉर्मेट में लिख दिया जाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अब ये कैसी चीजें आ गई मुझे पता नहीं चल रहा है, ये मुझे बताया नहीं गया। तो हमेशा ध्यान रखना कि ये जो बार बार मिल जाए, दशमलव के बाद रिपीट होने लगे तो हमारा परिमेय हो जाएगा। बार के रूप में लिखा है परिमेय हो जाएगा। जितनी शांत भिन्न होती हैं वो सारी परिमेय होती हैं। जितने भी नंबर हैं आपके, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ट्रायंगुलर नंबर, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सारे हमारे परिमेय होते हैं। ठीक, क्योंकि भाज्य भी तो इसी में है ना। देखो 4 भाज्य है, 2 अभाज्य है, तो अगर 2 आ जाएगा तो क्या परिमेय नहीं होगा, हो जाएगा। एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकता है निम्न में कौन सी परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है। ऑप्शन में देगा भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ऐसे क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे जब आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी या पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। ठीक, और अगर उस पीडीएफ में कोई भी दिक्कत है या पढ़ाते समय आपको जहां समझ में ना आए, वहां पर आप जो सर साइंस पढ़ाते हैं उनके पास आप मैसेज करिए कि सर इस टॉपिक में मुझे दिक्कत है, ये वाले क्वेश्चन समझ में नहीं है, या फिर उनका टेलीग्राम चैनल है उस पर आप भेज दें। अगले दिन आपको वो 100% सिखाया जाएगा। बेहतर से बेहतर तरीका, नए तरीके से बताने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। इसमें और आगे देख लेते हैं परिमेय में कौन सा बचा है। जैसे हमने अपरिमेय में पढ़ा था कि रूट के अंदर वो संख्याएं जिनका मान हम ना निकाल पाए, जैसे √2 मान ना निकालने का मतलब कि पूर्ण रूप से हल ना कर पाए। ये मत बोलना कि नहीं √2 का मान मुझे पता है,
वो उसका पूर्ण वैल्यू नहीं होता, वो उसकी नियर अबाउट वैल्यू निकाली जाती है अपने कैलकुलेशन के लिए कि हाँ आगे हम चलेंगे तो ऐसा कैलकुलेशन कर लें। ठीक, तो रूट के अंदर यहाँ ऐसी संख्याएं लिख दें जो आप हल कर सकें। जैसे √4, इसकी वैल्यू कितनी होती है 2, √4 इससे बराबर हो जाएगा 2, तो किस में चला गया, परिमेय में। उसी तरह लिख दिया जाए रूट का 25, ये भी किस में चला जाएगा, परिमेय में। लिख दिया जाए रूट का 121, ये भी किस में चला जाएगा, परिमेय में, क्योंकि √25 का मान 5, √121 का मान 11। बात क्लियर है यहां तक। तो परिमेय आप समझ गए होंगे, उम्मीद की जाती है इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहीं तक से आपसे क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। हाँ, एक क्वेश्चन आप और नोट कर लेना, इसको एकदम खतरनाक तरीके से लिख लेना, सोचना कि ये क्वेश्चन आने ही वाला है। ठीक, ये क्वेश्चन क्या है, आने ही वाला है। देखो उसमें क्या आता है, इसको हम भी खतरनाक तरीके से लिख दे रहे हैं, यानी लाल से। क्वेश्चन आता है कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्या होती है। ठीक, इसको आप एकदम दिमाग में बैठा लेना कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होती है। ठीक, ये क्यों बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक, जैसे दो बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन, ये वन लाइनर होते हैं, इनको आप ध्यान रखना। ठीक है, तो दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो इसका आंसर हमेशा ध्यान रखना अनंत होता है। ठीक, इसका आंसर क्या होगा, अनंत। ठीक, उसी तरह जैसे भी मैंने बोला था दो बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो वहां पर भी आंसर आपका अनंत होता है। ठीक, दोनों का आंसर ध्यान रखना। दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, तो अनंत होंगी। दो बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, अनंत खींचे जा सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत है इसमें, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आगे हम लोग अभी पीछे पड़े हुए थे शांत और अशांत, तो उसको भी समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में तो आपने देख लिया कि शांत भिन्न परिमेय होती है, फिर सोचो कि शांत भिन्न होती क्या है। तो आओ देखते हैं शांत भिन्न कौन सी होती है। कौन से भिन्न देखें हम लोग, शांत भिन्न, और इसी में आपको मिलता है, इसी में आपको मिलेगा अशांत भिन्न। शांत और अशांत, इसी में क्या मिलेगा, शांत और अशांत। चलो देखते हैं भाई, शांत भिन्न और अशांत भिन्न। और सबसे पहले हम लोग लिखते हैं शांत भिन्न। क्या देख लें, शांत भिन्न। ठीक, तो शांत भिन्न कौन सी होगी, ऐसी भिन्न जिनके हर में ना, आंसर पता ही है, अभी बता दूंगा आंसर क्या होता है। जिनके हर में 2 या 5 का गुणज, 2 या 5 का गुणज हो, वो सारी संख्याएं शांत भिन्न होती है। ठीक, और ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है कि हर में 3, 7, 11 या ऐसी संख्याएं ना हो जो 3 या 7 के गुणज में हो, डॉट डॉट ये ना हो। ठीक है, ये हम लोग एग्जाम्पल से ही समझ लेंगे। ये तो मैंने ऐसे लिख दिया कि जिनके हर में 2 या 5 होता है, अक्सर वही संख्या हमारी शांत भिन्न
होती हैं। तो इसी के आगे हम लोग अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल से ज्यादा बेटर समझ पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एग्जाम्पल देखो, ये तो मैंने से थ्योरी लिख दी थी, थ्योरी कभी एग्जाम में पूछी नहीं जाती, तो हमें सिर्फ एग्जाम्पल देखना है। ठीक, एग्जाम्पल देखो कौन कौन से हैं और कौन कौन से एग्जाम्पल से हमें छांटना है। जैसे लिख दिया जाए 2/5। ठीक, शांत का मतलब आप उसको हल करें तो दशमलव किसी भी अंक तक, लेकिन वो हल हो जाना चाहिए। ये ना हो कि नहीं 1.3333 चलता चला जाए, वो खत्म हो जाए। जैसे इसको अगर आप हल करें तो ये 0.4 पे खत्म हो जाएगा, इसके आगे इसको हल नहीं करना पड़ेगा। उसी तरह अगर लिख दिया जाए 5/2, तो इसको जब आप हल करेंगे तो 2.5 पे खत्म हो जाएगा। अगर लिख दिया जाए 112/5, 112/5, तो देखो इसको हल 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 4, खत्म हो गया। यानी उसके आगे आपको डॉट डॉट या दशमलव में आगे हल ना करना पड़े, यानी वहीं से उसका काम खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। उसके बाद मुझे डॉट डॉट वाला सिस्टम या इनफाइनाइट वाला सिस्टम ना लगाना पड़े। जैसे 1/3 लिखते हो तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1.3333 है इनफाइनाइट। तो जब ये ऐसे चलता जाता है तो इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं ये हमारी अशांत हो जाती हैं, इनका शांत नहीं होता है काम। ये कैसे चली जाती हैं, अशांत में चली जाती है। ठीक, हमेशा ध्यान रखना, ऐसे भिन्न जिनको आप हल कर सकें, उनका मान निकाल सकें, वो हमारी सारी भिन्न शांत में होती हैं। अब बटे में अक्सर आपको 2 और 4 मिल जाए, या 2 का गुणज और 4 का गुणज मिले, तो वो सारी संख्याएं हमारी शांत होती हैं। सिर्फ 2 और 4 का ही गुणज होना चाहिए, उसमें 3 या 7 बीच में नहीं आना चाहिए। जैसे 14 आ जाए बीच में, नहीं, वो नहीं होगा। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे, जिसमें 2 और 5, सिर्फ 2 और 5 का ही गुणज हो। ठीक है, सिर्फ किसका गुणज होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ, यानी केवल सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 का गुणज, चाहे वो 2 का गुणज हो या फिर 5 का गुणज हो। कौन, हर। एक नीचे वाले को हर बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आगे देखो, अगर हम लोग आगे देखें, इसमें आगे हम लोग का आएगा अशांत भिन्न। आगे कौन सा आएगा, अशांत भिन्न। तो देखिए अशांत भिन्न कैसे होगा, आगे हम लोग का टॉपिक में आएगा अशांत भिन्न। ठीक, अशांत भिन्न मतलब कि बटे में 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, ऐसे गुणज मिल जाए तो वहां पे हमारा अशांत भिन्न हो जाएगा। ठीक है, देखो कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं इसके, अशांत भिन्न के कुछ एग्जांपल लिख लिए जाए। ठीक, इसके कुछ एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं। जैसे 1/3 बहुत फेमस है, परसेंटेज में आप पढ़ते हो 1/3 या 100/3, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1.33। यहीं पे ये खत्म नहीं होता है, इसका कारवां कुछ ऐसे चलता जाता है। ठीक, इसका कारवां कुछ ऐसे ही चलता जाता है, इसका आता है 1.333333, क्यों खत्म ही नहीं होगा, तो हमारा आसान हो जाएगा। उसी तरह अगर लिख दिया जाए 2/7, क्या लिख दिया जाए 2/7, इसको जब आप हल करेंगे तो देखो 0 से स्टार्ट होगी, कटेगा नहीं, क्या कर दिया जाए 0 से स्टार्ट होगा, जैसे 0.33 हो गया, आगे 0 लिख लीजिए, जरूरी नहीं। ठीक, ये हो गया 1/3.3333 चलता गया, 2/7, 0 पॉइंट, जितनी बार आप भाग करोगे, जैसे पहले जाएगा 20 यानी 2 बार, 14, 6 बचा, 60 हो गया 8 बार, 8 सत्ते 56, 4 बचा, 0 लगाओ 40 हो गया, बचे 35, फिर बचा 5, 0 हो गया, 7 49, फिर बचा 1, ऐसे ही ये चलता जाएगा, खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई संख्या कटेगी नहीं। तो सीधे आपको ध्यान रखना, जब ऐसी संख्याएं आए कि जिनको भाग करने पे वो समाप्ति ना हो, दशमलव में वो चलती ही चली जाए, तो वो संख्याएं हमारी कैसी हो जाती, अशांत भिन्न हो जाती। ठीक, वो संख्याएं कैसी होंगी, अशांत भिन्न होंगी। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है?
ठीक है, इसीलिए ये वाली संख्या हमारी किसमें चली जाती है, ये वाली संख्या किसमें चली जाएगी, अपरिमेय में। किसमें जाएगी, अपरिमेय। ठीक, कोई दिक्कत है यहां पर, शांत वाली सारी हमारी किसमें चली जाती हैं, परिमेय में। ये बात क्लियर है। तो ये हमारा परिमेय और अपरिमेय से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको इतने ही ध्यान रखने हैं, इससे नए क्वेश्चन आपको परिमेय अपरिमेय में नहीं मिलेंगे। ठीक, इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो होता है भाज्य और अभाज्य। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। तो उसको देखते हैं हम लोग। ठीक, अगला टॉपिक आपका है भाज्य और अभाज्य। अगला टॉपिक क्या होगा, अभाज्य और भाज्य। अभाज्य और भाज्य संख्या। अगला टॉपिक आपका है अभाज्य और भाज्य संख्या। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके वनडे एग्जाम के लिए, क्योंकि यहां से बहुत आसान से क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो यहां औसत से आ जाता है, ठीक, और कुछ क्वेश्चन नंबर सिस्टम से बना लेता है कि 1 से 100 तक कितनी आवाज होंगी, निम्न में सबसे छोटी आवाज कौन सी है, 1 से 50 तक कितनी आवाज होती हैं, फिर आवाज के टाइप जो होते हैं, सहआवाज, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको ध्यान रखने। ठीक, तो हमें अब यहां पर अगर इसको डिस्कस कर लें अभाज्य को, तो मान चलो ये टॉपिक खत्म, क्योंकि भाज्य से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन आपसे अभाज्य से ही पूछा जाएगा। तो हमें मेन फोकस करना है अभाज्य पर। ठीक, बात क्लियर रखना, हमारा मेन फोकस अभाज्य पर ही होना चाहिए। और अभाज्य की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अभाज्य में जो मेन चीजें हैं पहले वो हम लोग देख लेते हैं, टाइप इसके बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग जो अभाज्य की मेन चीजें हैं उस पर डिस्कस कर लिया जाए। ठीक, अभाज्य में सबसे मेन इसके नाम, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग नामों से पूछा गया है और नाम ना पता होने के कारण हम लोग गलतियां कर दिए हैं, क्योंकि ऐसा नाम दिया गया कि वो हम लगाने पे मजबूर हो गए, मुझे लगा कि यही होगा। ठीक, जैसे अभाज्य का एक नाम होता है दोस्त, अभाज्य को एक नाम दिया गया है, बहुत प्यारा सा नाम है जिसको कहते हैं अग्र। अभाज्य संख्याओं का एक नाम होता है अग्र संख्या। ये एमपी के क्वेश्चन में आया था, एमपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, वहां पे क्वेश्चन आया था कि प्रथम 5 अग्र संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 10 अग्र संख्याओं का औसत क्या होगा, ये पूछा जा सकता है। ठीक, तो अब अगर प्रथम अग्र 10 संख्याओं का औसत पूछ लिया तो आपके दिमाग में अगर नहीं पढ़े हैं तो अभाज्य तो किसी हालत में दिमाग में नहीं आ सकता है, क्योंकि अभाज्य का एकदम अलग ही सेंस दिमाग में बैठा हुआ है जो किसी से ना कटे, या फिर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो। तो अग्र मतलब उस समय आपके दिमाग में जो थॉट आएगा वो होता है अगली संख्या या पहली संख्या है। तो ये चीज आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, इसीलिए ध्यान रखना कि अभाज्य का ही मीनिंग क्या होता है, अग्र संख्याएं हो गई। ठीक, दूसरा इसी को लिखा जाता है, दूसरा अगर आप ध्यान देंगे तो इसी को लिखा जाता है, इसी संख्या को, सेम यही संख्या, ऋण संख्या लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है, ऋण संख्या। बात क्लियर है? अभाज्य संख्या, ऋण संख्या, अग्र संख्या, तीनों एक ही चीज है, कुछ भी नया नहीं है। अगर वो अग्र लिखे तब भी आपके दिमाग में अभाज्य आना चाहिए, ऋण लिखे तब भी दिमाग में अभाज्य आना चाहिए। ऋण तो आपको अधिकतर बुकों में मिल जाएगा, लेकिन अग्र बहुत कम मिलेगा, क्योंकि ये जब एग्जाम में पहली बार आया तो शायद किसी बुक में था भी नहीं, बाद में भले किसी ने ऐड कर दिया हो वो अलग बात है, लेकिन अग्र जो है वो आपको ध्यान रखना है। ऐड काओं से इससे आप मतलब न रखिए, आप सिर्फ अपने आप से मतलब रखें, जहां बेहतर मिले वहां से पढ़ें। ठीक, अग्र हो गया, ऋण हो गया और अभाज्य हो गया, तीनों का एक चीज। तो जब कुछ समझ में ना आए तो फिर इंग्लिश वाला, कुछ समझ में ना आए तो कौन सा लिखा जाए,
इंग्लिश वाला। भैया इंग्लिश जिसकी अच्छी वही याद रखेगा, नहीं ध्यान रखना इंग्लिश में होता है इसका मतलब प्राइम, प्राइम नंबर। ठीक, तीनों मर्ज की एक दवा प्राइम नंबर, चाहे अभाज्य कहे, चाहे अग्र कहे, चाहे रूढ़ कहे, सबका मीनिंग एक होता है प्राइम नंबर, जो इंग्लिश में लिखा होता है कि प्राइम नंबर कौन से हैं। ठीक है, तो अगर आपको ना समझ में आए तो हमेशा इंग्लिश वाले पोर्शन पे चला जाया करिए। ठीक है, कभी सभी एग्जाम में ऐसे भी होते हैं कि आप आंसर लगा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर मिल ही नहीं रहा है, तो उसको तुरंत इंग्लिश वर्जन में देखो, क्योंकि इंग्लिश वाले में आंसर सही लिखा होता है, तो हिंदी वाले में क्या होते हैं गलत हो जाते हैं, उन्हीं को कन्वर्ट किया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर हिंदी समझ में ना आए तो सीधे इंग्लिश पे भाग जाओ। ठीक, वही चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी। आभाज्य के 3 नाम, आभाज्य, अग्र, रूढ़, तो कुछ समझ में नहीं आया तो इंग्लिश में प्राइम नंबर। बात क्लियर हो गई। अब इसमें कौन कौन सी संख्याएं होंगी जो आपकी आभाज्य हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आभाज्य का मीनिंग क्या है पहले ये देख लेते हैं। आभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो केवल एक या स्वयं, एक या स्वयं से भाज्य हो, स्वयं से भाज्य हो। ठीक, ऐसी संख्या जो केवल एक या स्वयं से भाज्य हो, वह संख्या हमारी कौन सी होती है? आभाज्य। ठीक, ऐसी संख्याएं जो सिर्फ और सिर्फ एक या स्वयं से भाज्य हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? आभाज्य संख्या, या इन शॉर्ट कहें तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर, एक 1 और एक स्वयं नंबर। ठीक, अब एग्जांपल देखो, इसमें कुछ एग्जांपल लिखते हैं। जैसे हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इसी तरह ये आपकी निकलती जाएंगे। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, है ना, इसी तरह जाएंगे। हम लोग लिखेंगे, बताएंगे गलतियां कहां होती, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, तो जैसे ये मिल गया तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसमें क्या पूछा जाएगा उसको डिस्कस करते हैं। यहां तक क्लियर है? अग्र, आभाज्य, रूढ़, तीनों नाम एक होते हैं। प्राइम नंबर इंग्लिश का नाम हो गया। ऐसी संख्याएं जो केवल एक या स्वयं से कटे, वह अभाज्य संख्याएं होती हैं। और एग्जाम्पल में आप 2, 3, 7 लिख ही लिए, बाकी अभी हम लोग आगे देख रहे हैं कि कौन कौन सी और संख्याएं होती हैं। देखो आगे देखो भाई, आगे संख्याओं में ही सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य कौन सी। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, सबसे छोटी समअभाज्य। दूसरा क्या ध्यान रखा जाएगा? सबसे छोटी समअभाज्य संख्या क्या है? तीसरा आपको ध्यान रखना है सबसे छोटी विषमाभाज्य, सबसे छोटी विषमाभाज्य, सबसे छोटी विषमाभाज्य क्या है? फिर आपको ध्यान रखना है 1 से 100 तक, कहां तक? 100 तक कितनी अभाज्य है? 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, ये ध्यान रखना है। इसी में और एक ध्यान रखना है 1 से 5 तक, सॉरी 50, 1 से 50 तक, 50 तक कितनी अभाज्य है? एक से 50 तक कितनी आवाज है? ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, वन लाइनर में पूछ लिए जाते हैं। एक और लिख लो,
ठीक, वो खाली ध्यान रखने के लिए कि एकमात्र समाभाज्य संख्या कौन सी है। ठीक, एकमात्र समाभाज्य संख्या कौन सी है। और इसको देखते इसमें कौन कौन से आंसर होंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी होती है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। सबसे छोटी समाभाज्य कौन सी होगी, 2 ही होगी। कोई दिक्कत यहां तक कि 2 के अलावा कोई मिलेगी नहीं। इसीलिए क्वेश्चन लिखा गया एकमात्र समाभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। ठीक, अभाज्य में 2 हमारा 3 जगह आंसर बना। एक जब पूछे सबसे छोटी तब भी आपका 2 होगा, सबसे छोटी सम अभाज्य तब भी 2 होगा, एकमात्र समाभाज्य तब भी 2 ही होगा। ठीक, इसके बाद सबसे छोटी विषम, ये आपकी होती है 3। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी, 3 होगी। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो ये होता है 25। कितनी होती है, 25। 1 से 50 तक में कितनी होती है, 15। अभी मैं एक छोटा सा कोड लिखूंगा, उसी कोड से ये निकल जाता है। अगर वो याद है तो इनको याद करने की जरूरत नहीं है, जहां से पूछेगा उसी के बीच के आपको जोड़ लेना है। 1 से 100 तक में 25, 1 से 50 तक में 15। अगर मान लो यहीं पे पूछ लेता कि 50 से 100 तक, कहां थे, 50 से 100 तक कितनी अभाज्य होंगी, कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहीं से निकाल लो भाई। 1 से 50 तक में 25 और 1 से 50 तक में, सॉरी 1 से 100 तक में 25 और 1 से 50 तक में 15, तो जितनी बचेंगी वो हमारी इधर आ जाएंगी। ठीक है, अभी आप निकाल लेना। पहले कोड बता देते हैं, नहीं कोड नहीं बताएंगे फिर कहोगे होगा नहीं, और कोड लिख लेते हैं पहले, क्योंकि उससे आप फिर समझ जाएंगे कैसे निकालना है। जब भी आपको अभाज्य संख्याओं की संख्या निकालनी हो तो एक FM रेडियो पे अब आता था 2232 2232 2232 232, आगे 44 पीछे 1, आगे 44 पीछे 1। बात समझे, आगे 44 पीछे 1, 22 32 232, आगे 44 पीछे 1। देखो ऐड करो, 4 4 8, 4 4 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 3 22, 22 2 24 से 25। तो 1 से 100 तक में कितनी हो गई, 25 हो गई। उसी तरह जब आपसे 50 तक की बात करें, कहां तक की बात करें, 50, तो देखो जब 50 तक की बात करेगा भाई तो 50 कहां पे खत्म हो जाएगा, देखो 10 20 30 40 50 यहां से खत्म हो जाएगा। ये 10 तक का हो गया, 20 तक हो गया, 30 तक हो गया, 40 तक हो गया, 50 तक हो गया। तो जब 50 तक में खत्म होगा तो 50 वाला ऐड कर लो। क्या किया जाए, 50 वाला ऐड करो। 4 4 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 3 15, देखो 15 लिखा हुआ है। ठीक, अब जैसे कहे 50 से कहां तक, 100 तक, तो 50 से मतलब इधर हट जाओ, तो इधर चलो 60 70 80 90 100, 50 के बाद जाएंगे। 50 से 100 का मतलब कि 50 के बाद 51 52 53 से तुम यहां से शुरू करेंगे। जब यहां से शुरू करोगे तो देखो क्या मिलेगा, जब आप यहां से शुरू करेंगे 2 2 4 4 3 7 7 2 9 9 1 10, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है। डायरेक्ट वाले क्वेश्चन जो है उनको हम लोग ऐसे ही देखते चलेंगे, जब एग्जाम है तो एक नजर इस पे और डाल लेंगे, अपने आप को याद हो जाएंगे। बाकी तरीका मैंने आपको बता दिया, 22 32 232, आगे 44 पीछे 1। इसको जितनी बार आप मन में रिवाइंड करेंगे अपने आप याद होता जाएगा। मैथ का मतलब ये प्रैक्टिस, मैथ एंड मैथ्स बोथ डिपेंड अपॉन प्रैक्टिस। जितनी अच्छी प्रैक्टिस उतनी अच्छी मैथ। कुछ लोग घबराते हैं, मुझे पहाड़े नहीं याद है, गुणा नहीं आ रहा, मुझे खुद नहीं याद पहाड़ा। अगर मुझसे पूछा जाए तो शायद मैं भी 17 18 19 से पढ़ा ना सुना पाऊं,
लेकिन अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो देख के पता चल जाता है कि हाँ ये कटेगा। ठीक, 23 चौका 92 होता है, ये रट गया है, लेकिन 23 का पूरा पहाड़ा पढ़ो नहीं रटा है। तो वो चीजें आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। डाटा वही आते हैं, आप अपने आप सीख जाएंगे कि हाँ कटेगा। जिसका कैलकुलेशन कमजोर है उसके लिए सबसे अच्छी ट्रिक क्या है कि आप खुद उसको लगाएं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि YouTube पर जाते हैं और गुणा के तरीके सीखते हैं कि 1 लाइन में गुणा कैसे कर दें, 32 गुणे 33 करना है तो 1 लाइन में कैसे कर दें, 115 गुणे 125 करना है तो 1 लाइन में कैसे कर दें। YouTube पर तरीके आप सीख तो लेंगे ट्रिक, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं लाएंगे फिर भूल जाएंगे। उससे अच्छा गुणा करने का सबसे अच्छा तरीका अपना ही तरीका रखो। बस क्या है, डेली उसकी प्रैक्टिस करो। 10 क्वेश्चन डेली कैलकुलेशन के लगाओ, आपके कैलकुलेशन इतना मजबूत हो जाएगा कि आपको पहाड़ा गुणा भाग वर्ग याद करने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए मैंने कभी भी अगर पढ़ाया है तो कभी ये नहीं कहा कि आप पहाड़ा याद कर लो, गुणा याद कर लो, भाग याद कर लो। बस आपको 10 तक का पहाड़ा आना चाहिए, 10 तक के गुणा करने के तरीके आने चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए। अगर आपको 10 तक आ रहा है तो मैथ सिखाने की गारंटी मेरी है। ठीक, क्योंकि 10 से ज्यादा पूछा ही नहीं भाई, जहां भी है 10 ही तो पूछा है। 21 में गए तो 2 10, 20 में गए 2 10, 30 में गए 3 10, 90 में गए 9 10। हर जगह तो 10 ही बड़ा है। तो हमेशा ध्यान रखो, अगर आप कैलकुलेशन सीखना है तो डेली आप 10 क्वेश्चन लगाओ, बहुत ज्यादा नहीं, 10 नियम बना लो कि डेली शाम को 10 क्वेश्चन लगाने हैं। मैथ ऐसी सब्जेक्ट है कि बिना मन के नहीं पढ़ना। जब आपका मन करे 15 मिनट तो 15 मिनट पढ़ो, 20 मिनट करे तो 20 मिनट पढ़ो, और दिल लग जाए तो फिर पूरा दिन पढ़ो। ठीक है, दिल लग जाता है तो मन तो भरता नहीं, फिर एकदम लगे रहो, दिन रात खत्म हो जाती है। ठीक, तो बात क्लियर है। अब देखो, सबसे छोटी आवाज हमने सीखा 2, सबसे छोटी सम आवाज 2, सबसे छोटी विषम आवाज 3, एकमात्र सम आवाज 2। 1 से 100 तक आवाज कितनी संख्याएं होंगी? 25। 1 से 50 तक कितनी होंगी? 15। और 50 से 100 तक कितनी होंगी? 10। कोई दिक्कत है यहां तक? कोड क्या हम लोग को याद रखना है? 22 32 232, आगे 44, पीछे 1। अब इस कोड का मतलब क्या है ये हम लोग सीखते हैं, क्योंकि ऐसा है, ये जो कोड है ये कभी कभी जब एग्जाम में क्वेश्चन औसत से पूछा जाएगा तो वहां बहुत हेल्पफुल होता है। खासकर जब हम लोग औसत में कुछ संख्या ऐसी लिख देते हैं जो आवाज नहीं होती, लेकिन हमें लगता है कि ये आवाज है, और उसी को हम लोग देख रहे हैं। हम लोग उसी संख्या को देखते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जो मुझे लगे कि नहीं ये आवाज है और आवाज नहीं है। पहले कोड लिख लेते हैं। पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं? कोड। कोड में हमने क्या पढ़ा था? 22 32 232, आगे 44 और पीछे 1। कोड क्या है? 22 32 232, आगे 44, पीछे 1। इसका मीनिंग क्या है वो साइड में लिख लेते हैं। मीनिंग भी पता होना चाहिए। मीनिंग इसका ये है कि 1 से 10 तक में मुझे 4 संख्याएं मिलेंगी। 1 से 10 तक में 4 मिलेंगी। जब आप 11 से 20 में जाओगे तब भी 4 मिलेंगे। ठीक, और जब आप 21 से 30 में जाओगे तब 2 मिलेंगी। और जब आप 31 से 40 में जाएंगे तो आपको 2 मिलेंगी। 41 से 50 जाओगे 3 मिलेंगी। 51 से 60 जाओगे 2 मिलेंगी। 61 से 70 जाओगे 2 मिलेंगी। 71 से 80 जाओगे 3 मिलेंगी। ठीक, 81 से 90 जाओगे 2 मिलेंगी। और 90 से 100 पे जाओगे तो 1 मिलेगी। 90 से 100 पे जाएंगे तो 1 मिलेगी। इस कोड का मतलब यही है। इससे ये होगा ना कि हमें कभी भी जब संख्याएं लिखनी पड़ेगी, पूछेगा 50 से 100 तक कितनी आवाज है, तो फिर गलत नहीं होगा। क्योंकि कहीं पे संख्या देखो, जैसे 51 के 50 के बीच में, 41 से 50 के बीच में 3 है, हो सकता है हम 4 लिख दें, लेकिन अगर कोड याद है दिमाग में नहीं 3 ही होना चाहिए, एक कहीं पर गलत हो रही है तो आप चेक कर लेंगे, वो हट जाएगा अपने आप से। ठीक है, तो अब देखो इसमें कौन कौन सी संख्याएं होती हैं वो लिखते हैं, और साथ में गलत वाला भी लिखेंगे। ठीक है, जिससे मुझे याद है कि हाँ ये संख्याएं हम नहीं लिखनी है। देखो इसमें क्या है, ये तो सबको याद होगा, 2 3
2, 3, 5 और 7, 4 थी, हमने 4 लिख दी। ठीक, उसी तरह इसमें आ जाओ, 11, 13, 17 और 19, ये थी, हमने इनको लिख दिया। अब देखो जब इस लाइन में आते हैं दोस्त, तो हमें 21 और 30 के बीच में सिर्फ 2 संख्याएं लिखनी है। ठीक, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि मुझे इस बीच में सिर्फ और सिर्फ कितनी संख्या लिखनी है, 2 संख्या लिखनी है। तो एक संख्या आप लिखोगे 23। ठीक, एक संख्या कौन सी लिखी जाएगी, 29। 23 और 29, बात क्लियर है। जो गलत वाली वो भी नोट कराएंगे, टेंशन ना लेना। आगे देखो 31 और 40, 31 और 40 के बीच में 2 लिखना है। एक तो आपकी 31 हो जाएगी, ठीक, दूसरा आपकी 37 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 37, क्योंकि 32 कट जाएगा, 33 कट जाएगा, 34 भी कटेगा, 35 भी कटेगा, 36 भी कटेगा, 37 नहीं कटेगा, 39 भी कट जाएगा। ठीक, अगर किसी के मन में ऐसा ख्याल है कि नहीं 39 भी लिख दिया जाए, तो ध्यान रखना 39 नहीं होगा, क्योंकि 39 जो है वो 3 गुणे 13 हो जाएगा। ठीक, ये हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये नहीं होगी। ध्यान रखना जो गलतियां होती हैं उसको इसलिए अलग कलर से लिख दिया गया। इस लाइन में आप 39 लिख सकते हो, दिमाग है आपका कभी कभी गलत भी हो जाता है, बहुत आने वाले में भी कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद इस वाली लाइन में देखते हैं, 41 से 50 की लाइन में आपको 3 संख्या लिखनी। एक संख्या आपकी हो जाएगी 41, दूसरी हो जाएगी 43, 43, और तीसरी संख्या आपकी हो जाएगी 47, 47। इस लाइन में कोई ऐसी संख्या नहीं जो आपको डाउट क्लियर करे, कि डाउट में डाल दे। जैसे 49 आपको पता है 7 से कट जाएगा, एक बीच में 45 बनेगा, वो भी पता है आपको कट जाएगा, तो इसमें तो डाउट वाला कोई है नहीं। आगे इसमें 51 से 60 वाले में देखते हैं। जब आप 51 से 60 वाले में देखेंगे, 51 से 60 में पहले उनको लिखते हैं जो गलतियां मतलब होंगी, एक्चुअल भी गलत वाला बाद में। एक तो हो जाएगा 53, ठीक, 53, उसके बाद आपको मिल जाएगा 59। ये 2 संख्याएं आपकी होंगी। देखो इसके बीच में 2 होनी चाहिए, मैंने 2 लिख दिया। अब इस लाइन में गलत कौन सी होती है उनको लिखो। इस लाइन में जो गलत होता है वो आपका सबसे ज्यादा है कि 51 होता है और एक 57 होता है। ठीक, ध्यान रखना 51 जो है, यहीं पे बगल में लिख लो, जो आपका 51 है, 51 ये होता है 3 गुणे 17। ठीक, इसको ऐसे लिख लेंगे जिससे पता रहे कि हाँ ये किससे कटेगा। 51 का मीनिंग है 3 गुणे 17। उसी तरह इस लाइन में जो आपका होता है 57, क्या होता है 57, ये आपका होता है, ये जो है ये आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 19 गुणे 3। ठीक, तो ये 2 संख्याएं इस लाइन की ऐसी हैं जो हम लोग एग्जाम में जब आता है तो इनको लिख देते हैं, लेकिन ये अभाज्य नहीं होती है। ये कैसी है, भाज्य, क्योंकि 3 से कट जाएगा, 17 से कट जाएगा, ये 19 से कट जाएगा और 3 से कट जाएगा। इसके आगे देखो, इस वाली लाइन में आपको लिखनी है 2 संख्याएं। 61 से 70 के बीच में आपको 2 संख्याएं लिखनी है। एक संख्या आपकी स्वयं 61 है, दूसरी संख्या आपकी 67 है। दूसरी क्या है, 67। 63 आपको पता ही है 3 से कट जाएगी, क्योंकि 3 और 6 कट जाएगा। 69 भी 3 से कट जाएगा। 65 तो 5 से कटता है, तो वहां पे गलती होने की कोई चांस नहीं है। अब आते हैं हम लोग 71 से 80। कहां पे आ रहे हैं, 71 से 80। इसमें 3 लिखना है दोस्त। तो देखो 3 कौन सी होंगी, एक तो 71 हो जाएगा, ठीक, एक 73 हो जाएगी और एक 79 हो जाएगी। 71, 73 और 79। ठीक, आगे देखो जिसमें गलत होने वाला मैं अपने आप लिख दूंगा। अब इसमें 77 आएगा, वो तो पता है ना 77 कट जाएगा। 75 आएगा, वो भी पता है कट जाएगा। बाकी सम जितनी आएंगी वो तो 2 से कट ही जाएंगी, तो उसको लिखने की कोई जरूरत है नहीं। 81 से 90 के बीच जब आप चलते हैं तो बहुत गलतियां यहां पर होती हैं, लेकिन यहां पर होनी कितनी संख्या चाहिए, 2। तो कौन सी 2 संख्याएं होंगी, देखो
एक तो आपका हो जाएगा 83, एक कौन सा होगा 83 और दूसरा होगा 89। 83 और 89, इसमें गलतियां कौन सी हैं वो आप नोट करेंगे। देखो इसमें कौन कौन सी गलतियां हो सकती हैं। सबसे पहले तो लोग 81 ही छाप देते हैं जल्दबाजी में, लेकिन आपको पता होना चाहिए 81 तो सीधे 9 गुणे 9 होता है, तो ये तो आप भाज्य में आएगी नहीं, ये किस में चली जाएंगे, भाज्य में चले जाएंगे। दूसरी जो गलती होती है वो 87, बहुत गलत होता है भाई। 87 बहुत गलत होने वाला क्वेश्चन है। 87 जो है ये होता है 29 गुणा 3, 29 या 87 होता है। ठीक, तो इस लाइन में जो गलत होने वाली संख्या है वो हमारा 81 और 87 है। मोस्टली आप 87 को गलत कर देते हैं, क्योंकि 87 देखने में लगता है भैया कटेगा नहीं, पता नहीं कहां से आ गया, कितना भड़का हुआ, कटेगा कि नहीं कटेगा। सीधे दिमाग में रखना कि 87 जो है आपका 29 गुणे 3 होता है, या जब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं तो 8 और 7 15 हो गया, तो 15 अगर 3 से कटा तो संख्या भी 3 से कट जाती है। ठीक, कोई दिक्कत है यहां तक। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, जब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं तो इस वाली लाइन में आते हैं और इसमें आपको मिलता है कौन सा 97। क्या मिलता है 97। कोई दिक्कत है यहां तक। हमें मिला 97, 100, 90 और 100 के बीच में एक ही संख्या लिखनी थी तो वो 97 हो गई। इसमें गलत बहुत होता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि भैया यहां एक है काहे मिले, ज्यादा मिलनी चाहिए, इतनी दूर पहुंच गए मिला एक, यानी खोदा पहाड़ निकली चोइया। तो देखो इसमें क्या करना है, इसमें सबसे ज्यादा गलती हो जाती है 91 में। 91 में गलती होती है। 91 किसका होता है, आप पढ़े होंगे 13 सत्ते 91 होता है। तो 91 देखो 3 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 13 सत्ते 91। 93 आपको पता ही है 3 से कट जाएगा, 9 और 3 है, 99 पता है कट जाएगा, 97 आपका लिखा हुआ है। तो इन संख्याओं पे आप फोकस रखेंगे, 39, 51, 57, 81, 87 और 91। ऐसी संख्याएं हैं जो होती भाज्य हैं, लेकिन हम लोग जल्दबाजी में इनको अभाज्य में लिख देते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये गलती ना होने पाए। बात क्लियर है यहां तक। कोई दिक्कत है इसमें, भाज्य में अभाज्य में? अभाज्य में इतने ही क्वेश्चन है, अभी इसमें कुछ जो मेन है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जो बेसिकली औसत से पूछे जाते हैं, ज्यादातर औसत अगर आपसे भाज्य का पूछेगा ना तो यहां से उठा के पूछता है। इन्हीं लाइन से आपके औसत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि जब ये लाइन आती है तो ये संख्याएं इनको उड़ा देती हैं, इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि समय भी वहां बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। 1 घंटे में 100 क्वेश्चन अगर करने हो तो दिमाग इतनी तेज काम करता है कि 51 57 सब भूल जाता है। तो उसलिए आप तुरंत ये चीजें, जब एक बार इमेज आपको पता है, अगर आपको इमेज मिल जाए तो इमेज बहुत जल्दी दिमाग में स्टोर हो जाती है। रटने से अच्छा इमेज को दिमाग में बैठाएं। ठीक है, तो ये चीज अगर ये इमेज आपके दिमाग में बैठ गई तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा 51 वहां हटाया गया था, 57 वहां हटाया गया था, 91 बोला गया था कि भाज्य है, अभाज्य नहीं है। ठीक, तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसी में आगे देखो, इसी में हम लोग आगे देख रहे हैं, इसमें क्वेश्चन 2 और ऐड कर लो, इसमें 2 क्वेश्चन और ऐड कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, 2 क्वेश्चन और ऐड कर लो। एक आप लिख लो, सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, 2 अंकों की अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। और एक आप ऐड कर लें 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य। ठीक, तो 2 अंकों के भी आपने पढ़ा है, 97 पढ़े आप पीछे, अभी पढ़े ना, 2 अंकों की 100 और उसके बीच में लिखे थे, तो 2 अंकों की सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी 97। तो 3 अंकों की सबसे छोटी के लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि नई बहुरिया को 101 रुपए मुंह दिखाई दी गई। नई बहुरिया को कितना दिया गया, 101 रुपया मुंह दिखाई दिया गया, क्योंकि 51 और 21 वाला जमाना चला गया, हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड हो गए। तो ये चीज ध्यान रखना है
कि 3 अंकों की सबसे छोटी आवाज संख्या पूछे तो 101 होती है। ठीक, बात क्लियर है, इसमें तो किसी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब इसमें